हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर व्हाइल यू वर स्लीपिंग के ड्रामा एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट। अगर आपने इसके पहले पार्ट को अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हो। तो चलिए अब कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। बट इससे पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपके कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट की एंडिंग में देखा था कि जी-चैन होंगजू को किस करने से रोक लेता है और होंगजू और जी-चैन अपने अपने घर पे चले जाते हैं। तब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि होंगजू फिर से कोई सपना देख रही है। वो सपने में देखती है कि वो मर चुकी है। अब होंगजू की आंख खुल जाती है एंड वो सपने के बारे में अपनी मदर को बताती है। इस बात को सुन होंगजू की मॉम हैरान रह गई थी। एंड हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जी-चैन कैफेटेरिया में कॉफी पीने के लिए आया था, जहाँ पर होंगजू पहले से बैठी होती है। अब वो उसे देख के कहता है कि अरे तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या, जब देखो तुम मेरा पीछा करते रहती हो। एंड वैसे तुम अब अपने जॉब पे क्यों नहीं गई। जवाब में होंगजू कहती है कि नहीं, मुझे जॉब पे जाने से ज्यादा तुम्हें देखते रहना पसंद है, तुम्हारा पीछा करना बहुत अच्छा लगता है। इस बात को सुन जी-चैन उसे सुनाने लगता है, जिसमें होंगजू जी-चैन से कहती है तो क्या मैं अपने काम पे वापस जाऊं। तो जी-चैन कहता है ये डिसीजन तुम्हारा है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। बातों में पता चलता है कि होंगजू पेशे से एक रिपोर्टर है जो कई महीनों से काम पर नहीं गई। अब नेक्स्ट सीन में होंगजू अपनी मॉम से बात करती है। वो उनसे काम पे वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी मॉम से काम पे वापस जाने के लिए मना करती है, क्योंकि उनका कहना था कि तुम्हें सपने में अपने आप को मरता हुआ देखा था और तुम उसी टाइम अपनी जॉब पे एज ए रिपोर्टर काम करी थी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जॉब वापस ज्वाइन करो। तो होंगजू अपनी मॉम से कहती है क्या आपको पता है जी-चैन सपने को बदल सकता है, तो मैं भी अपने सपने को बदल सकती हूँ। जिसमें उसकी मॉम कहती है कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि तुमने अपने सपने को बदला हो, तो प्लीज जॉब पे मत जाओ। इससे उसकी मॉम काफी परेशान हो गई थी और वो कहती है कि मेरे इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, अगर तुम काम पे गई और तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी। इस बात पर होंगजू अपनी मॉम को हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन हम जी-चैन को देखते हैं जो ऑफिस में मीटिंग्स में बैठा था। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद जी-चैन के चीफ उससे कहते हैं कि बताओ कि आज हमें खाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। तो जी-चैन की कलीग उन्हें एक रेस्टोरेंट सजेस्ट करती है जो कि होंगजू गई था। जी-चैन उधर नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन चीफ के कहने पर उसे जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन में हम डेविड को देखते हैं जो अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ होंगजू के रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए आया था। इन्हें एक ही वक्त आना होता है। लंच के बाद होंगजू उससे कहती है कि अगर तुम अपने सपने में जॉब करते वक्त मारे जाओ तो क्या तुम जॉब को छोड़ दोगे या फिर नहीं। डेविड कहता है नहीं, मैं बहुत मेहनत करके अपनी जॉब पाई है, मैं जॉब को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने सपने को ही बदलने की कोशिश करूंगा। ये बात होंगजू की मॉम सुन लेती है, उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो डेविड को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कैसे उन्होंने क्यों किया, उसने तो बस अपनी दिल की बात कही। अब नेक्स्ट सीन में जी-चैन उसके चीफ और कलीग होंगजू के रेस्टोरेंट में खाने के लिए आते हैं। वो खाना खा लेते हैं। जी-चैन का चीफ सोचता है कि मैंने इस लड़की को कहीं तो देखा है। जब खाना खा के वो बाहर आता है तो उसे याद आता है ये तो एक रिपोर्टर है। वो जी-चैन को बताता है कि एक बहुत ही अच्छी रिपोर्टर है जो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार है, इस सच का पता लगा के ही दम लेती है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ इसने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी। इस बात को सुन जी-चैन भी इस बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन में होंगजू काफी उदास होती है क्योंकि वो अपनी जॉब पे जाना चाहती है, लेकिन मॉम के कहने पर वो जॉब पे नहीं जा सकती। फिर हम देखते हैं होंगजू सोचती है उसे कुछ दिन पहले एक सपना आया था कि यूनिवर्सिटी में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के साथ है और कुछ लड़के फायर क्रैकर्स के साथ उन्हें परेशान करने का प्लान कर रहे हैं। इस बात को याद कर होंगजू डिसाइड करती है कि वो इसे चेंज करके रहेगी। नेक्स्ट सीन हम जी-चैन को देखते हैं जो सपने में देख रहे हैं कि होंगजू को कुछ लड़के काफी परेशान कर रहे हैं। जी-चैन की आंख खुल जाती है और वो ये देख काफी परेशान हो जाता है। जी-चैन अगले दिन बहाना बनाकर अपने काम से छुट्टी लेता है। एंड वहीं दूसरी तरफ डेविड का एक सपना आता है कि जी-चैन और होंगजू को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं, तो सोचता है आखिर वो अपने सपने को कैसे बदले। नेक्स्ट सीन में होंगजू अपनी मॉम से बात करती है कि आज वो किसी को बचाने जा रही है एंड अगर वो अपना सपना चेंज कर देती है तो फिर आप मुझे अपनी जॉब पे वापस जाने देना। अब होंगजू उस यूनिवर्सिटी में जाती है और वहाँ पर कैंडल लाइट इवेंट चल रहा होता है। वहाँ पर फायर क्रैकर्स से एक लड़की आग जलाने वाली होती है कि तभी होंगजू वहाँ पर गैसिंग करके उसे बचा लेती है, लेकिन उनका कैंडल लाइट डिनर बेकार हो गया था। यूनिवर्सिटी के लड़के काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो होंगजू को पकड़ने के लिए भागते हैं। एंड होंगजू वहाँ से भाग निकलती है कि तभी वहाँ पे जी-चैन आ जाता है और उसकी कार के पीछे छुपा लेता है। जब यूनिवर्सिटी के लड़के दूर चले जाते हैं तो दोनों अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी होंगजू रोमांटिक मूड में होती है एंड वो जी-चैन से कहती है क्या बात है, आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ, कहीं तुम मेरे बारे में सपना तो नहीं आया, आजकल तुम्हें भी मेरे बारे में बहुत से सपने आ रहे हैं, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। इतने में यूनिवर्सिटी के लड़के उन्हें देख लेते हैं और करो प्यार की बातें। वो उनके पास चले आते हैं एंड वो उन्हें मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर डेविड आ गया था उन्हें बचाने। पुलिस को देखते हैं उनकी फट जाती है और वो सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया था कि उन तीनों ने मिलकर एक दूसरे के सपने को बदल दिया एंड ये देख होंगजू काफी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में माइल्स नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसकी भाई की डेथ हो गई थी। वो काफी इमोशनल था और वहाँ पर जी-चैन के कलीग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। वो ऑटोप्सी करने के लिए कहते हैं जिससे डेथ की असली वजह वो जान सके। माइल्स बताता है हम एक कार में जा रहे थे, कार मैं ड्राइव कर रहा था, हमारा एक्सीडेंट हो गया और मेरे भाई की इसमें डेथ हो गई, आप लोग ऑटोप्सी मत करो प्लीज। तो वो मान जाते हैं एंड ऑटोप्सी नहीं करते। नेक्स्ट सीन में होंगजू अपनी मॉम से बात कर रही होती है कि मैंने अपना सपना चेंज कर दिया, अब मैं काम पे जा सकती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है मैंने तुम्हें प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुम्हें जाने ही दूंगी,
तो वो अपनी मॉम से कहती है मुझे रिपोर्टिंग करनी बहुत पसंद है, मैं जाऊंगी। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हें पता है ना तुम मर भी सकती हो। जिस पे वो कहती है तो मैं अपने सपने को चेंज करूंगी। जिस पे उसकी मॉम कहती है मेरी परमिशन के बिना तुम जाना चाहती हो तो जाओ। होंगजू कहती है मैं आपकी परमिशन के बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं आपको ही कन्विंस कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में जब होंगजू घर आती है तो उसके रूम पे बेड पे एक नई ड्रेस पड़ी थी, जिसे देखकर वो समझ गई थी कि उसकी मॉम ने उसे जॉब पे जाने के लिए दी है और वो मान चुकी है। ये देख वो बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ होंगजू की मॉम जीचैन को उसके सारे सपने के बारे में बताती है कि वो क्यों रिपोर्टिंग में वापस नहीं जा रही। वो बोलती है मेरा मन नहीं मानता, लेकिन उसकी खुशी के लिए मैं उसे भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हो तो प्लीज तुम उसे बचा लेना। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब जीचैन भी अपने घर चला आता है और सोचता है कि वो अपने डर की वजह से अपने जॉब पर नहीं जा रही। नेक्स्ट डे जीचैन बस स्टैंड पे खड़ा होता है अपने ऑफिस जाने के लिए, जहाँ होंगजू भी अपने जॉब पे जाने के लिए खड़ी थी। होंगजू अपने ऑफिस के बाहर सामने की रोड पर रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी होती है। जीचैन उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे आया था। वो उसे देखता है और वो समझ आता है कि वो रोड क्रॉस करने से डर रही है। अब काफी देर हो जाती है एंड वो रोड तब भी क्रॉस नहीं करती। तभी जीचैन उसके पास आता है और कहता है मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें रोड क्रॉस करवाता हूँ। और वो उसके साथ रोड क्रॉस कर देता है। होंगजू उसे कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैं फिर से कुछ गलत समझ लूंगी और तुम्हें परेशान करने लगूंगी एंड तुम्हें मेरी फिक्र करने के लिए कहूंगी। जिस पर जीचैन कहता है मैं ये सब कुछ करूंगा, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, अगर बात तुम्हारी सेफ्टी की है तो। जीचैन बात पे वो जीचैन के सामने रोने लगती है। जीचैन कहता है क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? होंगजू कहती है नहीं, मैं तुमसे बस यही सुनना चाहती थी। और उसे हक कर लेती है एंड कहती है प्लीज अब मुझसे दूर होने के लिए मत कहना। जीचैन भी उसे हक कर लेता है एंड फिर नेक्स्ट सीन में होंगजू अपने ऑफिस में जाती है। उसे देख सभी एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा खुश थे एंड वो अपनी ड्रेस पहनती है एंड तभी उसे याद आता है सपने में उसने यही ड्रेस पहनी थी जब उसकी डेथ हुई थी, लेकिन वो घबराती नहीं है क्योंकि उसने अपने सपने को चेंज करने का ठान रखा है। एंड जीचैन ने भी तो उसे प्रोटेक्ट करने का वादा किया था एंड वही जीचैन भी काफी खुश होता है कि वो अपने काम पर जा रही है। नेक्स्ट सीन में माइल्स को देखते हैं जो कि एटीएम से बहुत सारे पैसे निकाल रहा था। उसे उसकी बहन का कॉल आता है लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर माइल्स को पकड़ने के लिए उसकी बहन के पास आए हुए थे। माइल्स के फोन न रिसीव करने पर ऑफिसर्स माइल्स को वांटेड के लिस्ट में डालने के लिए कहते हैं एंड माइल्स की बहन पूछती है आखिर बात क्या है कि वो आखिर उन्हें पकड़ क्यों रहे हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि ऑफिस में माइक आता है। उसे उसकी जूनियर बताती है कि आपसे मिलने कोई क्लाइंट आया हुआ है। वो कह रहा है कि आप उसका केस हैंडल करो। वो अपने ऑफिस के केबिन में जाता है जहाँ पर हम माइल्स को देखते हैं। वो माइक से कहता है कि आपको मेरा केस हैंडल करना होगा, जितने रुपए चाहिए उतने मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। माइक उससे कहता है आखिर बात क्या है, मुझे पहले एक्सप्लेन करो। माइल्स माइक को सारा सच बताता है कि मैंने अपने भाई का जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया और उसे मार दिया जिससे कि मुझे उसके मरने के बाद सारे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए एंड पुलिस को इस बात का शक हो चुका है, तो प्लीज आप मुझे बचा लो। अब नेक्स्ट सीन में हम जीचैन को देखते हैं जिसे सपना आया था कि होंगजू और वो दोनों साथ में बैठकर न्यूज देख रहे हैं। किसी बंदे ने अपने भाई और बहन को मार दिया सिर्फ उनके इंश्योरेंस के पैसे को पाने के लिए और उसकी रिपोर्टिंग को होंगजू ही हैंडल कर रही है। अब प्रेजेंट सीन में होंगजू अपने बाथरूम में म्यूजिक बजाकर नाच रही थी एंड वहां पर वो नहा रही होती है कि तभी नहाने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जीचैन उसका भाई सैम बाहर बैठे होते हैं। ये देख वो एम्बैरेसमेंट में थी क्योंकि उसने ढंग के कपड़े नहीं पहने होते और वो अपने रूम में तुरंत चली जाती है। सैम धीरे धीरे हंस रहा होता है। एक्चुअली होंगजू की मॉम को पता है कि जीचैन को खाना बनाना नहीं आता, इसलिए वो उसे हर मॉर्निंग अपने यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। होंगजू रेडियो का ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है और कहती है कि आपको बताना चाहिए था ना ये दोनों को आपने इन्वाइट किया। उसकी मॉम कहती है मैंने तो बताया था पर तुम म्यूजिक सुन रही थी और सुनो गाने। अब होंगजू और जीचैन ऑफिस के लिए बस स्टैंड जाते हैं जहाँ जीचैन की बस आ जाती है, लेकिन वो उसमें नहीं बैठता। वो होंगजू के पूछने पर कहता है कि मैं पहले तुम्हें ऑफिस ड्रॉप करूंगा, उसके बाद ही अपने ऑफिस जाऊंगा। ये सुनकर होंगजू काफी खुश होती है। जब होंगजू के ऑफिस की बस आती है तो जीचैन होंगजू का हाथ पकड़ता है और उसके बस में चढ़ने के लिए कहता है। हाथ पकड़ने पर होंगजू बहुत अच्छा फील करती है एंड काफी खुश हो जाती है। अब वो दोनों ऑफिस जाते हैं जहाँ से रिपोर्टिंग के सिलसिले में पुलिस स्टेशन जाना था। नेक्स्ट सीन में हमें डेविड दिखता है जो होंगजू के रेस्टोरेंट में खाने के लिए आया था। उसकी मॉम से कहता है कि अगर उसने कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिए। उसकी मॉम कहती है अरे गलती तो मेरी थी। अब नेक्स्ट सीन में जब डेविड पुलिस स्टेशन जाता है तो वो होंगजू को देखता है। वो हैरान हो गया था और वो कहता है तुम यहाँ कैसे? होंगजू कहती है मैं एक रिपोर्टर हूँ तो काम के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। ये सुन डेविड सरप्राइज हो जाता है कि तुम एक रिपोर्टर हो। अब होंगजू डेविड से हाल ही में चल रहे इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछती है। डेविड उन्हें बताता है कि एक सीरियल किलर है जिसने अभी तक 100 से भी ज्यादा कैट्स को मार दिया है। ये सुनकर वो अपने बॉस को कॉल करती है, उसके बारे में बताती है। नेक्स्ट सीन में हम जीचैन को देखते हैं जो अपने चीफ और एम्प्लॉयज के साथ बैठा था। वो माइल्स के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी जीचैन को याद आता है ये वही केस है जिसका उसने सपना देखा था। वो अपनी कलीग से पूछता है क्या उसने अपने भाई बहन को मार दिया, तो वो कहते हैं उसने अपने भाई को मारा है पर बहन अभी जिंदा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीचैन को एक सपना आ रहा है। वो माइल्स को देखता है और माइल्स के हाथों में खून लगा हुआ था और वो होंगजू को ढूंढ रहा है। होंगजू एक लड़की के साथ वहीं पे छुपी हुई है और वो कह रही है कि जीचैन प्लीज अगर तुम मुझे सपने में देख रहे हो तो प्लीज मुझे बचा लेना। तभी माइल्स उन्हें पकड़ लेता है और होंगजू जोर से चिल्लाती है
ये देख जी चैन की अचानक नींद खुलती है और वो काफी घबरा जाता है। एंड ये देख वो बहुत ज्यादा डर गया था। वो सोचता है माइल्स उसके सपने में आया, उसे वहां पर होंगजू क्यों दिखाई दी, वो वहां पर क्या करी थी। वो अगले दिन होंगजू से कैफे मिलता है और उसे सब कुछ बताता है एंड पूछता है तुम अभी किस केस पे काम कर रही हो। वो कहती है एक स्ट्रीट डॉग्स की केस पे, जिसपे जी चैन थोड़ा आराम महसूस करता है और कहता है कुछ भी हो, जब भी तुम्हें प्रॉब्लम हो तो तुम सबसे पहले मुझे बताना ताकि मैं अपना चेंज कर सकूं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि कोर्ट में माइक माइल्स का केस लड़ रहा था और वो ये प्रूव कर देता है कि माइल्स गिल्टी नहीं है, उसने अपने भाई को पैसों के लिए नहीं मारा। ज्यादा सबूत न होने की वजह से माइल्स बच भी जाता है और वो फ्री हो गया था। माइक को इसके बदले बहुत सारे पैसे देता है, लेकिन जब ये सब जी चैन को पता चलता है तो वो सोचता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने सपने में देखा था कि माइल्स ने अपनी भाई बहन को पैसों के लिए मार दिया और मैंने उसे होंगजू को भी परेशान करते हुए देखा था। अब होंगजू को वो कॉल करता है, उसे पूछता है तुम अभी कहाँ पर हो। तो होंगजू कहती है कि मैं अभी पुलिस स्टेशन अपने केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हूँ। जिसपे जी चैन कहता है तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। अब डेविड होंगजू को बताता है कि उसने एक आदमी को स्ट्रीट कैट्स को फ्राइड चिकन खिलाते हुए देखा। तो होंगजू कहती है हाँ मैंने भी एक आदमी को पास में ही फ्राइड चिकन खिलाते हुए देखा है और वो दोनों उसी आदमी को ढूंढने निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं माइल्स अपने बहन के रेस्टोरेंट में था। उसकी बहन को वो सब कुछ पता चल चुका होता है। वो अपने भाई से कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पर डेविड और होंगजू आते हैं। उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। वो माइल्स की सारी बात सुन लेते हैं। डेविड कहता है होंगजू तुम यही रखो, मैं अंदर से आता हूँ। डेविड देखता है माइल्स की बहन रो रही थी तो वो कहता है तुम रो क्यों रही हो। डेविड समझ चुका था एंड वो माइल्स को मारने के लिए आगे जाता है, पर तभी माइल्स डेविड पे चाकू से वार कर वहां से भाग निकलता है। अचानक होंगजू अंदर आकर उसके सिर पे मारती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, जिससे माइल्स उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर डेविड उसे भागने के लिए कह रहा था। होंगजू माइल्स की बहन को लेकर उधर ही एक जगह पे छुप जाते हैं एंड माइल्स उन्हें ढूंढता है। तभी जी चैन ने जैसे उसे बताया था वैसे ही होंगजू जी चैन को आवाज लगाती है कि अगर तुम मुझे देख रहे हो तो प्लीज मुझे बचाने आ जाओ। वो जी चैन को जगह, समय और डेट बता देती है, पर तब तक माइल्स उन्हें देख लेता है और वो उन्हें मारने वाला था कि अचानक वहां पर जी चैन आ जाता है एंड तभी सारी लाइट्स ऑन हो गई थी। नेक्स्ट सीन में जी चैन माइल्स को मारने लगता है और माइल्स भी जी चैन को मारता है एंड जी चैन को माइल्स पकड़ लेता है। तभी वहां पे जी चैन के साथ वाले ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो माइल्स को पकड़ लेते हैं। अब जी चैन होंगजू के पास आता है और कहता है क्या वो ठीक तो है। तो होंगजू उसे गले लगा लेती है और फिर रोने लगती है। जी चैन देखता है कि डेविड का काफी खून बह चुका है। डेविड का सीनियर ऑफिसर भी वहां पर आते हैं एंड जी चैन के साथ वाले ऑफिसर एम्बुलेंस बुलवाते हैं और डेविड को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में डेविड को होश आता है। उसके साथ जी चैन और होंगजू बैठे होते हैं एंड वो देखते हैं होंगजू ठीक है और वो जिंदा भी है। ये देख उसे काफी रिलीफ महसूस होता है। कोर्ट में जी चैन माइल्स के खिलाफ पिटीशन फाइल करता है और वो केस लड़ता है और सबूत इस बार जी चैन के पास थे। इस माइल्स नहीं बच पाता एंड वो गिल्टी प्रूफ हो गया था। ये देख जी चैन के एम्प्लॉय और चीफ काफी इंप्रेस होते हैं। अब कुछ महीनों बाद नेक्स्ट सीन में हम होंगजू को देखते हैं जो काफी उदास थी। वो एक पार्क में थी और तभी उसे जी चैन का कॉल आता है। वो उसे पूछता है तुम अभी कहाँ पर हो। वो कहती है मैं भी पुलिस स्टेशन में हूँ और बिजी हूँ। तो जी चैन कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें रोज ऑफिस ड्रॉप करने आऊंगा। तो होंगजू कहती है मैं ऑलरेडी ऑफिस आ गई थी और अब तुम्हें मुझे रोज ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। इतनी मुझे जी चैन अपने सामने खड़ा मिलता है। वो उसे कहता है वैसे पार्क पुलिस स्टेशन कब से बन गया, यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन होती है क्या। जिसमें होंगजू कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जी चैन कहता है मुझे सपना आया था कि तुम रो रही हो और डेविड के साथ जो कुछ हुआ था उसके लिए बहुत गिल्टी हो तुम। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद होंगजू जी चैन के सामने रोने लगती है और सारी बात बताती है। हाँ मुझे इसके लिए बहुत दुख हो रहा है, मुझे लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जी चैन कहता है मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। अगर तुम मुझे उस दिन रेस्टोरेंट में नहीं आने के लिए कहती तो ये सब कुछ नहीं होता। तुम इसका ब्लेम अपने ऊपर ले रही हो, लेकिन डेविड को तो तुम्हारी फिक्र थी और उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। उसकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी बिल्कुल यही करता। तुम अब खुद को ब्लेम करना बंद करो, जो होना था वो हो चुका है और डेविड भी अब ठीक है। तुम अब ये सोचो कि तुम्हें आखिर आगे क्या करना है। तो होंगजू से कहती है ये सब तुम नहीं बोल सकते, कहाँ से सीख कर आ रहे हो इतनी अच्छी बातें। तो जी चैन एक फ्लैशबैक सीन याद करता है तो उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके डैड उसे डांटते हैं। तभी वो अपने डैड को अपने रिजल्ट्स में मार्क्स चेंजिंग के बारे में बताता है, जिसके बाद उसके डैड काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। तभी डैड के साथ वाले एम्प्लॉयज आते हैं और उसे कहते हैं जो हुआ उसे भूल जाओ, अब तुम डिसाइड करो तुम्हें आगे क्या करना है, क्योंकि अभी तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ। आगे एक बहुत ही बड़ी जिंदगी पड़ी है जहाँ तुम मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकते हो एंड अपने डैड को कुछ बनकर दिखा सकते हो जिससे वो तुम्हें अप्रिशिएट कर सके। एंड इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। प्रेजेंट में जी चैन कहता है मुझे एक बार किसी ने ये सब कहा था। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर सिर रखकर काफी देर तक बैठ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एक बंदे एडम को देखते हैं जो एक फेमस प्लेयर के घर पर गया था। उस प्लेयर का नाम सीरा होता है। वो उनके घर इंटरनेट ठीक करने गया था। वो जब वापस आता है तभी वहाँ की मेट उसे रिसाइकलिंग बॉक्सेस को नीचे रखने के लिए कहती है। वो उन्हें मना नहीं करता, लेकिन उसे ये करना अच्छा नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं कि डेविड को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है और वहाँ जी चैन उसके साथ है। तभी वहाँ पर होंगजू भी आ जाती है एंड डेविड
होंगजू से कहता है, क्या मैं तुम्हारे घर पर कुछ दिन रह सकता हूँ? मैं अपने घर पर नहीं जा सकता। तो जीचेन चौंक जाता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो कहता है, मैं अपने घर पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर मेरे घर पे किसी को मेरी कंडीशन के बारे में पता चला तो वो लोग मुझे पुलिस की जॉब नहीं करने देंगे, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। इसलिए मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँ। तो जीचेन कहता है, तो ठीक है, तुम मेरे घर पर चलो, वहाँ तुम रह सकते हो। तो डेविड कहता है, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा खाना खाने के लिए कहा है, और तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम अच्छा खाना खाते भी हो, इसलिए मुझे होंगजू के घर पर जाना होगा। तो होंगजू कहती है, ठीक है, तुम मेरे घर पर आ सकते हो, मेरी मॉम तुम्हें अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी और तुम वहाँ पे कुछ दिन रह लेना। ये सब जीचेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, एंड हम उसके फेस पे साफ साफ जेलसी देख पा रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में जीचेन अपनी विंडो से देखता है कि होंगजू, उसकी मॉम और डेविड छत पर खाना खा रहे हैं। ये देख उसे अच्छा नहीं लगता, और डेविड जीचेन को कॉल करता है और उसे कहता है, यहाँ पे कुछ आइटम्स खाने के नहीं है, तो क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो? जीचेन को मन तो नहीं था, लेकिन वो बोलता है, हाँ मैं ला दूंगा। उसे डेविड पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो मार्केट जा रहा होता है कि तभी होंगजू भी घर से बाहर आती है। वो कहती है, डेविड को बहुत कुछ चाहिए, उसने लिस्ट दी है, मुझे भी मार्केट जाना है। तो वो दोनों साथ में सुपर मार्केट जाते हैं और वहां से सामान खरीद कर लाते हैं कि तभी होंगजू को डेविड का कॉल आता है और उसे सामान दिखाती है कि तुम्हें क्या क्या लेना है। ये सब जीचेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। एंड अब जीचेन होंगजू से कार में काफी सारी रोमांटिक बातें करता है और उसे किस करने के लिए उसके करीब आता है, लेकिन सीट बेल्ट लगे होने की वजह से वो उसे किस नहीं कर पाता। अब वो दोनों घर पहुंचते हैं एंड जीचेन अपने घर जा रहा होता है। पैकेट को देकर तभी होंगजू उसके पास आके जीचेन को जोर से किस कर लेती है। वो जीचेन से कहती है, तुम कार में यही करना चाहते थे ना? जीचेन वहां पर कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि उसे ये सब कुछ बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा था। उन्हें किस करते हुए डेविड देख लेता है, एंड ये बात डेविड को पसंद नहीं आती, क्योंकि डेविड होंगजू को पसंद करने लगा था। फाइनली द लव ट्रायंगल इज हियर। लेकिन होंगजू काफी खुश होती है और शर्माती है। अब जीचेन भी अपने घर पे होता है, उसे लगता है कि होंगजू ने उससे किस किया। तभी जीचेन का भाई सैम उसके पास आता है और कहता है, हमें फिर से पैसे भेजे गए। तभी फ्लैशबैक सीन हमें दिखाया जाता है जिसमें जीचेन होंगजू काफी छोटे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते थे, लेकिन उन दोनों के ही फादर की डेथ सेम डे पे होती है। उन दोनों के पीछे न्यूज रिपोर्टर खड़े होते हैं एंड इसीलिए वो छुप जाते हैं। जीचेन उसे पूछता है, तुम हो कौन? जीचेन को लगता है वो लड़का है। वो बोलती है, मैं होंगजू हूँ। तो जीचेन कहता है, बस ड्राइवर जिसकी डेथ हुई, तुम उसी के बेटे हो? तो वो कहती है, हाँ, एक्चुअली होंगजू के बाल काफी छोटे थे, इसलिए उससे ऐसा लग रहा था। तभी वहाँ पे जीचेन के डैड के साथ वाले एम्प्लॉय भी आते हैं एंड वो कहते हैं, वो मेरे भाई की वजह से तुम्हारे फादर की मौत हो गई, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। जीचेन रोने लगता है और कहता है, तुमने कहा था कि अभी मेरी लाइफ में बहुत समय बाकी है एंड मैं मेहनत करके कुछ बनकर अपने फादर को दिखा सकता हूँ ताकि वो मुझे अप्रिशिएट करे, लेकिन अब तो मेरे फादर जिंदा ही नहीं बचे, अब मैं क्या करूँ? और यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसी एम्प्लॉय ने उनको पैसे भेजे हैं एंड जीचेन उसके भाई ने उसके पहले भेजे हुए पैसे भी अब तक खर्च नहीं किए। वो सारे पैसे उन्होंने जमा करके एक जगह पर रखे हैं। अब नेक्स्ट डे जीचेन होंगजू के घर के बाहर ऑफिस जाने के लिए होंगजू का वेट करता है, लेकिन होंगजू गेट से नीचे देखती है कि वो कब जाएगा, क्योंकि होंगजू को सामने जाने बहुत ही शर्म आ रही होती है। जीचेन वहां से नहीं जाता, तो जैसे तैसे होंगजू बाहर आती है। अब वो दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं एंड तभी रास्ते में होंगजू जीचेन से थोड़ा दूर होकर चलती है। तो जीचेन कहता है, अगर तुम्हें कल की बात की वजह से अजीब लग रहा है तो हम उसे भूल जाते हैं। होंगजू कहती है, ये सही रहेगा। वही दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं, जो फिर से सीरा के घर गया था इंटरनेट सही करने। बार बार ऐसा होने पर वो एडम की कंपनी को कंप्लेंट करती है। एडम कहता है, आगे से ऐसा नहीं होगा। इंटरनेट सही होने के बाद सीरा उसे उसी दिन की तरह फिर से रिसाइकलिंग बॉक्स को नीचे रखने के लिए कहती है, और एडम को इस बार काफी गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में डेविड के सीनियर ऑफिसर को कॉल आता है कि कहीं पर मर्डर हुआ है। वो वहां जाता है और हम देखते हैं कि सीरा का मर्डर हो चुका है और खून से वहां पर ट्रायंगल शेप बनी हुई थी। नेक्स्ट सीन में होंगजू के घर पर सब मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे एंड ये न्यूज वो टीवी पर देखते हैं। तभी उसमें दिखाया जाता है कि सीरा के घर लास्ट बार एडम गया था और उसी ने ये मर्डर किया है। डेविड एडम को देखने लगता है जैसे वो उसे जानता हो। तो होंगजू से पूछती है, क्या तुम उसे जानते हो? जिसपे वो कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता। अब डेविड कहता है कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ, अपने घर जाना चाहता हूँ और कल से मैं ऑफिस को ज्वाइन करूंगा। ये सुन जीचेन काफी खुश होता है और कहता है, सच में जा रहे हो? बहुत खूब। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। डेविड स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है वो ऐसा क्यों कह रहा है। अब होंगजू और जीचेन डेविड को घर छोड़ने जाते हैं और उसे छोड़कर अपने घर आ जाते हैं। तभी डेविड को सारा सपना आता है कि एडम का केस जीचेन हैंडल कर रहा है और डेविड से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है क्योंकि वो एडम का फ्रेंड है। अब डेविड उठ जाता है। तभी उसे होंगजू का कॉल आया था कि तुम ठीक तो हो, क्योंकि मैंने सपने में देखा कि एडम तुम्हारे घर पे घुस चुका है। तो वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी परवाह मत करो। और वो फोन कट कर देता है। तभी उसके सामने एडम बैठा था। डेविड पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो कहता है, तुम्हें पता है कि मैं एक किलर बन चुका हूँ, लेकिन मैंने खून नहीं किया, तुम प्लीज मुझे बचा लो। तो डेविड कहता है, तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, क्योंकि मुझे तुम पर अब तक ट्रस्ट नहीं है। तो एडम कहता है कि अगर मैं मर्डर बन गया ना तो मैं तुम्हारा सच भी सबको बता दूंगा, इसलिए कैसे भी करके तुम मेरी मदद करो। ये सुनकर डेविड परेशान हो जाता है एंड वही होंगजू अपने कपड़े चेंज करी होती है बाहर जाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि डेविड एडम को जानता है और वो कोई ना कोई बात
जरूर छिपा रहा है। अब डेविड एडम से कहता है कि अगर तुम मेरा सीक्रेट बता भी दोगे तो मैं अपनी ये जॉब खुशी खुशी छोड़ दूंगा। जिस बात का एडम रोने लगता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ भी करूंगा? और क्या हमारी दोस्ती इतनी सी है? प्लीज तुम इतना बोल दो कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है। नेक्स्ट सीन में डेविड के कहे अनुसार एडम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और तभी वहां पर होंगचू आती है और उसे कहती है तुम ठीक तो हो? डेविड कहता है मुझे क्या होगा? अब डेविड होंगचू को ड्रॉप करने घर जा रहा होता है। तब डेविड उससे पूछता है कि तुमने अपने सपने में क्या देखा? वो कहती है मैंने सपने देखा कि वो घर आया है और तुमसे कह रहा है मैंने मर्डर नहीं किया, कि उसने मर्डर नहीं किया। तब डेविड होंगचू को बताता है कि वो मेरा फ्रेंड है और मैं उसे पहले से जानता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम जी चैन को देखते हैं। वो एक सपना देख रहा होता है एंड वो सपने में होंगचू और डेविड को आपस में हक करते हुए देखता है एंड डेविड होंगचू को थैंक यू बोल रहा था। अब जी चैन उठ जाता है, उसे डेविड पे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो देखता है कि डेविड उसे छोड़ने आया है। वो होंगचू को हक करने वाला होता है कि तभी जी चैन आके उन्हें रोक लेता है और बातों में लगा लेता है। अब वो दोनों ब्रेकफास्ट करने होंगचू के घर जाते हैं जहाँ पर टीवी में एडम को न्यूज रिपोर्टर सवाल कर रहे थे। एडम से कहता है मैंने कोई मर्डर नहीं किया, जिसे देखकर डेविड को बुरा लगता है। वो जी चैन को सब कुछ बताता है अपने सपने के बारे में और वो कहता है तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि एडम ने मर्डर नहीं किया। तो होंगचू कहती है तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि मर्डर उसने नहीं किया? तो डेविड कहता है कि वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है और मैं उसे काफी समय से जानता हूँ। तो जी चैन कहता है ये अच्छी बात है लेकिन उसका ये मतलब नहीं, तुम पहले ही डिसाइड कर लो कि उसने मर्डर किया या नहीं। इसकी इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही होगी। नेक्स्ट सीन में होंगचू और जी चैन वो अपने ऑफिस जा रहे थे एंड वो कैफे में कॉफी पीने के लिए रुकते हैं। और जी चैन उसे अपने सपने के बारे में बताता है और कहता है मैंने देखा कि तुम डेविड को हक कर रही हो और डेविड तुम्हें थैंक यू कह रहा है। आखिर वह ऐसा क्यों बोल रहा था और तुमने भी उसे हक किया, तो तुमने ऐसा क्यों किया था? वो काफी सवाल करता है और इससे होंगचू परेशान हो जाती है और कहती है जो बात हुई नहीं उस बारे में मैं कैसे बता सकती हूँ, और वैसे भी तुम इस बारे में पूछ क्यों रहे हो? तो जी चैन कहता है मैंने ये सपना बदला था वरना तुम डेविड को हक कर लेती। जिसपे वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच, डेविड एक अच्छा इंसान है। तो वो कहता है तुम हमेशा डेविड की साइड क्यों लेती हो? जिसपे वो कहती है मैं डेविड की साइड नहीं ले रही, मुझे डेविड के फ्रेंड एडम पे शक है और तुम्हें ये सब पता लगा के ही रखना होगा एंड इस बात में कैसे भी करके सच का पता लगाना है, क्योंकि मुझे लगता है ये मर्डर एडम नहीं किया है। अब नेक्स्ट सीन में माइक को देखते हैं जो सीरा की पेरेंट्स को सिंपैथी देने के लिए उनके पास आया हुआ था। उनका लॉयर भी होता है एंड सीरा की फादर उससे कहते हैं कि अगर कोर्ट में तुम ये प्रूफ नहीं कर पाए कि एडम इसके लिए गिल्टी है, उसी ने मर्डर किया है, तो मैं खुद उसे मार दूंगा। जिसपे माइक कहता है अब फिक्र मत करो, मैं एडम को सजा दिलवा कर रहूंगा। फिर दूसरी तरफ हम होंगचू को देखते हैं जो सपना देख रही थी। इस सपने में उसके लिए उसने एक रिंग खरीदी थी और वो उससे मिलने के लिए बुलाता है। ये सपना देखकर होंगचू काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड मॉर्निंग में सब जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो होंगचू बार बार जी चैन को देख रही होती है। वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी ये सोचकर कि वो उसके लिए आज रिंग लेने वाला है। एक सीन में डेविड को जी चैन का ऑफिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। जी चैन डेविड के साथ पूछताछ करता है एंड उसका चीफ भी ये सब कुछ देख रहा था। जी चैन पूछता है डेविड तुम्हारा एडम के साथ क्या रिश्ता है? डेविड कहता है वो मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ हाई स्कूल में पढ़ता था और काफी सालों तक वो मेरा रूममेट भी रहा है। जी चैन कहता है तो तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा दोस्त ये मर्डर कर सकता है? वो कहता है बिल्कुल नहीं, जब मैंने न्यूज में देखा कि लास्ट पर वो सीरा के घर पर आया था तो मुझे लगा था। जिस पर जी चैन कहता है तो अब तुम्हें ये क्यों लगता है कि उसने मर्डर नहीं किया? वो कहता है क्योंकि मुझे उस पर विश्वास है और हो सकता है कि सीरा फिसल कर गिर गई हो या फिर उसका सर किसी तरह टेबल से टकरा गया हो एंड इसी वजह से उसकी मौत हो गई। जिसमें जी चैन कहता है तो फिर उन ट्रायंगल क्या जो सीरा के खून से उसके घर पर बने हुए थे, और रही पर टेबल की तो वहां कोई खून के निशान नहीं थे और न ही उसकी बॉडी पे कोई भी और निशान थे। जिसपे जी चैन कहता है उसके पास मर्डर करने के बाद भी बहुत वक्त था, वो आराम से नहा के अपने कपड़े चेंज कर सकता है। जिसपे डेविड कहता है ये सिर्फ अंदाजा है, इसे प्रूव करना होगा। तो जी चैन कहता है तो फिर उन ट्रायंगल लाइंस का क्या जो उसके घर पर बनाई गई थी, क्या पता उसी ने वो लाइंस खींची हो? अगर एडम ये प्रूव कर देता है तो वो बच जाएगा। जिसपे डेविड कहता है कि ये प्रूफ पुलिस को करना होगा कि वो लाइंस उसी ने बनाई है, और तुम ही सोचो अगर उसने ये सच में किया होता तो वो ये लाइंस बनाता ही क्यों? जिसपे जी चैन कहता है क्या पता उसका कोई मोटिव रहा हो। वो सीरा के घर बहुत बार इंटरनेट ठीक करने के लिए आया था एंड उसे रिसाइकलिंग बॉक्सेस को हमेशा नीचे रखने के लिए बोला जाता था, तो हो सकता है उससे गुस्सा आया हो और उसने ये सब कुछ कर दिया। जिसपे डेविड कहता है अगर उसने ये किया होता तो रिसाइकलिंग बॉक्सेस को वो नीचे नहीं रखता, उन करने के बाद वो ऐसा क्यों करता? इसे साफ समझ आता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चीफ और बाकी एम्प्लॉइज भी डेविड की बात से अग्री करते हैं, पर जी चैन नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं होंगचू माइक के ऑफिस में जाती है। माइक ने उसे बुलाया होता है, अब वो बताता है कि एडम को हमें गिल्टी प्रूव करना होगा, लेकिन हमारे पास इतने सबूत नहीं कि हम सच जान सके। तुम्हें मैं उसके किए हुए क्राइम्स के कुछ क्लिप्स देता हूँ, तुम न्यूज में छाप दो। इसी सिलसिले में अब होंगचू ऑफिस जा रही होती है, तभी वो रास्ते में अपने फ्लैशबैक सीन को याद करती है जिसमें जब वो छोटी थी तो वो और जी चैन एक साथ उस एम्प्लॉय का पीछा करे होते हैं जिसकी भाई की वजह से उसके फादर की मौत हो गई। वो देखते हैं कि वो पानी में सुसाइड करने के लिए चला गया है, तो जी चैन एक रस्सी बांधता है और उन्हें बचाने के लिए पानी में जाता है। जब होंगचू कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसके भाई की वजह से हमारे फादर्स की मौत हो गई, तो जी चैन कहता है
इसमें इनकी क्या गलती? इन्हें नहीं पता था कि इनका भाई ऐसा निकलेगा। हमें उसे बचाना होगा। मैं अंदर जाता हूँ, तुम ये रस्सी खींचना, और वो उन्हें बचा लेता है। एंड इसी साथ ये फ्लैशबैक भी खत्म हो गया था। अब जीचेन घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा होता है। तभी होंगजू वहाँ उसे कार में पिकअप करने आती है। अब वे कैफे में जाते हैं जहाँ जीचेन उसे आज वही सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है और कहता है एडम सस्पेक्ट नहीं है, मुझे नहीं लगता उसने ऐसा किया होगा। तो होंगजू कहती है फिर उन लाइंस का क्या? तो वो कहता है यही तो मुझे नहीं पता, ये पता लगाना होगा। 13 मिनट में ये लाइंस बिना बॉडी को खून लगाए एडम नहीं बना सकता, ये कुछ और ही है। तो होंगजू काफी परेशान हो जाती है। तभी जीचेन कहता है मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ, इतना कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, माफ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एडम ने किया होगा। अभी के लिए हमें एडम को छोड़ना होगा, लेकिन वो प्राइम सस्पेक्ट रहेगा। होंगजू जीचेन के ऐसा कहने पर काफी खुश हो जाती है कि वो उसे पसंद करता है। अब नेक्स्ट सीन में ऑफिस में बैठे हुए होंगजू सोचती है कि वो माइक के दिए हुए क्लिप्स को न्यूज में छाप दे। एंड तभी उसे फ्लैशबैक सीन आता है कि जीचेन उस एम्प्लॉय को बचाने पानी में जाता है, लेकिन होंगजू को उसे बचाने का बिल्कुल मन नहीं होता। लेकिन वो रस्सी खींचती है और दोनों को बाहर निकाल लेती है। जीचेन को होश नहीं आता तो वो रोने लगती है, और फिर उन दोनों को होश आ जाता है। तो जीचेन को होंगजू हक करती है एंड जीचेन भी उसे थैंक यू कहता है। अब प्रेजेंट में वो माइक की दी हुई क्लिप्स को नहीं छापती क्योंकि उसे जीचेन पर पूरा विश्वास था। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि एडम गिल्टी प्रूफ नहीं होता, जिससे माइक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब होंगजू सपना देख रही होती है कि जीचेन ने उसके लिए रिंग खरीदी है और वो रोड के दूसरे साइड खड़ा है। वो काफी ज्यादा खुश होती है कि तभी एक आदमी वहां है और जीचेन के पेट में चाकू से वार करता है। जीचेन के इसमें काफी खून बहता है एंड होंगजू बहुत जोर से रोने लगती है। जीचेन वहां पे बेहोश हो चुका था एंड इतने में वो सपने से उठ जाती है और रोने लगती है। क्या कौन है जो जीचेन को मारना चाहता है? एंड इसी के साथ इस ड्रामा के एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको ये पार्ट पसंद आया देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।